हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाई। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी आंदोलन जो शुरू किए गए थे भारत के इतिहास में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो आंदोलन जो है वो स्टार्ट किए गए थे, वो कौन कौन से थे और उनका क्या प्रभाव जो है वो भारत के ऊपर पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा, क्या रीज़न्स थे, क्या उनके उद्देश्य थे और उनका रिज़ल्ट क्या होता है, और वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में कैसे हेल्पफुल जो है वो करते हैं। तो इनकी शुरुआत अगर हम देखें तो जैसे 19वीं शताब्दी के लास्ट से और 20वीं शताब्दी के जो शुरू है, वहाँ पे हमें इनकी शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे और ये जो है वो भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक स्वतंत्रता संग्राम को इसने एक अलग मोड़ दिया जिसने भारत की आज़ादी में भूमिका निभाई थी। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो आंदोलन स्टार्ट किए गए थे, ये उन युवाओं के द्वारा, उन राष्ट्रवादियों के द्वारा इनको शुरू किया गया था। युवा या राष्ट्रवादी, उन युवाओं या राष्ट्रवादियों के द्वारा इनको शुरू किया गया, उनको संचालित किया जाता था, जो क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश है वो अपने लिए अच्छे नहीं है, मतलब वो अपने लिए सही नहीं है, और अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए, अगर भारत को आज़ाद करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ने के लिए युवा राष्ट्रवादी जो है वो निकल कर सामने आएंगे और अपनी क्रांति का यूज़ वो करेंगे। तो ये जो क्रांतिकारी थे, इनसे हमें राष्ट्रवाद की ओर भी, राष्ट्रवाद का उदय भी हमें देखने को मिलेगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब राष्ट्र के लिए एकजुटता की भावना जो है वो आती है, जब पीपल जो यूनाइटेड होकर अपने राष्ट्र की भावना को मजबूत करते हैं, तो राष्ट्रवाद की भावना जब उनके अंदर विकसित हो जाती है, ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद की भावना है वो क्रांतिकारियों ने लोगों के अंदर जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो अदा की थी। अगर हम बात करें इन क्रांतिकारियों की, तो ये क्रांतिकारी जो थे, ये क्रांति हिंसक, इन चीज़ों पर ज़्यादा उन्होंने क्या दिया, बल दिया, क्रांति करने पर, हिंसा करने पर, और इसी हिंसा करके, यही क्रांति करके हम क्या है, ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा उनका मानना था। इन्होंने क्या किया, गुप्त संगठन बनाए अपने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, डकैतियाँ की, इन्होंने लूटपाट की ताकि उन्हें हथियार मिल सके, है ना, जैसे काकोरी कांड हो गया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती है। तो हथियार बंद संघर्ष के माध्यम से ये क्या करते हैं, क्रांति करेंगे, हथियारों को लेंगे, डकैती करेंगे, और इन्होंने क्या है, इस तरीके से गुप्त संगठन जो है वो बनाई। तो अगर हम देखें कि इनकी जो पृष्ठभूमि है कि कैसे इनका उदय होता है, अगर हम इनके उदय की बात करें, है ना, तो देखो, जब 1885 के अंदर जब कांग्रेस सामने आई थी, कांग्रेस बन के आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, तो उसके अंदर सबसे पहले थे नरमपंथी। नरमपंथियों का क्या था, वो क्या मानते थे, वो ब्रिटिशर्स को भारत के लिए एक वरदान मानते थे कि भारत जो है, भारत को आगे बढ़ाने में, उसको आधुनिकता की ओर ले जाने के अंदर ब्रिटिशर्स का रोल है, ऐसा इनका मानना था। और सिर्फ उनका सिर्फ इतना था कि उनकी जो डिमांड मनवानी होती थी, नरमपंथी को क्या करते थे, प्रेयर, पेटिशन, ये सब चीज़ें करके दे देते थे, मतलब आंदोलन कुछ नहीं करते थे। उनका इतना ही था कि भाई हमें क्या, पॉलिटिक्स में जगह दे दो, लेजिस्लेचर के अंदर जगह दे दो, ठीक है, और हम क्या करेंगे, भारत के लिए जो है वो सुधार करवाएंगे, ऐसे इनका मानना था। लेकिन फिर जब ये क्या होगी, जब इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, डिमांड फुलफिल नहीं होने लगी, तो इन्हीं से निकल कर आए थे गर्मपंथी, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, है ना, अरविंद घोष हो गए, तो ये सारे गर्मपंथी थे। इनका ये मानना था कि भाई ब्रिटिशर्स कोई भारत के लिए वरदान नहीं है, वो कोई वरदान नहीं है, वो तो भारत को क्या है, और ज़्यादा उजाड़ रहे हैं, भारत की इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं। तो वो निकल कर आते हैं। फिर हमने देखा कि इनका 1907 के अंदर इनका सूरत विभाजन होता है। स्वदेशी आंदोलन जब चला था, बंगाल विभाजन के ऊपर मैं एक और वीडियो ले चुकी हूँ। ओके, तो बंगाल विभाजन के बाद इनका 1907 में क्या होता है, इन दोनों का टकराव हो जाता है, और जिससे क्या होता है, सूरत के अंदर इन दोनों का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का, तो उसे हम सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता था। तो गर्मपंथी जो है वो कईयों को क्या है, फौरन के अंदर निर्वासित कर दिया जाता है, कईयों को जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या, एक वैकेंट देखने को मिलता है। उस वैकेंसी के टाइम पे कौन चल रहे थे, क्रांतिकारी जो है वो भरकर सामने आ रहे थे। इनके पैरेलली तो ये चल नहीं रहे थे,
गुप्त संगठन इन्होंने बनाई हुई थी, जैसे अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप हो गए, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पढ़ेंगे हम, सारे पढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद जब यहाँ पे कोई वैकेंसी आ गई थी तब ये क्रांतिकारी जो है ये अपनी क्या है क्रांतियाँ करेंगे, ठीक है, ये सामने निकल कर आएंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम देखें ना, इनका सबसे बड़ा जो निकलने की जो इनकी पृष्ठभूमि थी क्रांतिकारियों की, वो सबसे बड़ी पृष्ठभूमि थी स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, जिन्होंने उसको एक पुश दिया कि अब ना ही नरमपंथी है और ना ही गर्मपंथी, अब बारी है अपनी अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने की, ठीक है। तो इस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं, है ना। और साथ में जो ब्रिटिश की शोषणकारी दमनकारी नीतियां थी, शोषणकारी या फिर जो दमनकारी नीतियां थी, जैसे उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिया था, है ना, जो फार्मर्स थे उनकी भी टैक्सेस वगैरह बढ़ा रखे थे, तो उनको लेकर भी ये क्या है सामने निकल गई, उनको लेकर भी इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ये असंतुष्ट थे। ओके, अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, मतलब ये क्या करना चाहते थे, क्यों जो है वो ऐसे, इनके आधार इन्होंने किस उद्देश्य से जो है इनकी स्टार्ट की। तो इनका उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, यूरोपियंस की हत्या करेंगे, ब्रिटिशर्स की हत्या करेंगे, जो इंडियंस का बुरा कर रहे हैं, जो इंडियंस का शोषण कर रहे हैं, जो उन पे दमनकारी कानून लेकर आ रहे हैं। जब हम उनकी हत्या करेंगे तब उनके अंदर क्या होगा, एक डर का माहौल उत्पन्न होगा। जब उनके अंदर डर का माहौल आएगा तो वो अपनी दमनकारी नीतियों को वापस लेंगे, हमसे डरेंगे। ये उनका ऐसा मानना था। हम क्या करेंगे, हम डकैतियाँ करेंगे, हम उनकी लूटपाट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या है, जो हमारी शोषणकारी नीतियाँ हम पे जो अपना रहे हैं उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके बम विस्फोट करेंगे हम, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी वो सीधा शूटिंग पे जाते हैं, सीधा शूट ही करते हैं यूरोपियंस को। जैसे जैक्सन की हत्या की गई थी, एम्सर्स एंड रैंड की हत्या की गई थी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। सरकारी खजाने की लूट करेंगे, गुप्त संगठन बनाएंगे हम, और गुप्त संगठन के माध्यम से हम क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि उठो, जागो और ब्रिटिशर्स की रियल नीति को पहचानो कि वो क्या चाहते हैं तुमसे। तो ये क्या था, इनका उद्देश्य था। तो क्रांतिकारी आंदोलन की मैंने पृष्ठभूमि आपको बता दी कि क्यों ये उदय हुआ था, इसके पीछे रीजंस क्या थे और इनका उद्देश्य क्या था, कि वो चाहते क्या थे, ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ फेंकना वो चाहते थे। ओके, अब हम एक एक करके जो आंदोलन क्रांति हुए थे, क्रांतिकारी आंदोलन जो स्टार्ट किए गए थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो क्रांतिकारी आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी प्रेरणा सोर्स कौन कौन से थे, कि इनको कहाँ से प्रेरणा आई थी, क्योंकि पैरेलली इनकी घटनाएं चल रही थी। जैसे अगर हम देखें तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 के अंदर, तो फ्रांस की क्रांति हो गई। आयरलैंड के अंदर जो चला था स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड से ये प्रभावित थे, ठीक है। बाकी जो और भी पर्सनैलिटीज़ थे जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए, या फिर अगर हम बात करें जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, इन सब से इन्होंने प्रेरणा ली। और कुछ फॉरेन जो है ना, फॉरेन रिवोल्यूशनरी जो हुए हैं उनसे इन्होंने बहुत ज़्यादा लिए, जैसे इटली के मेजिनी और जो गैरीबोल्डी थे उनके द्वारा भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इन्होंने प्रेरणा ली। रशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुत सारी फॉरेन से इन्होंने प्रेरणा ली। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जैसे हमें पता है आनंद मठ नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, राइट। तो आनंद मठ में उन्होंने जैसे प्रेरणा सोर्स जो है क्रांतिकारियों ने इसको बनाया अपना। उसके बाद हम देखते हैं अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्रांतिकारी के जो आंदोलन है वो कहाँ से कैसे स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, जैसे कुछ जो हुए थे वो हुए थे अपने बंगाल के अंदर, कुछ जो हुए थे वो अपने महाराष्ट्र के अंदर, कुछ हुए थे पंजाब के अंदर, कुछ हुए थे जो है अपने फॉरेन के अंदर, जैसे इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, है ना, पेरिस हो गया। देखो, क्रांतिकारी आंदोलन को हम दो चरणों में डिवाइड करते हैं। जो पहला चरण है तो वो तो एक तो स्वदेशी आंदोलन के बाद वाला चरण होगा, जो मैंने आपको बताया कि गर्मपंथी जो थे उनको जेल के अंदर भेज दिया गया था, एंड नरमपंथी जो थे वो अब लोकप्रिय हो चुके थे, वो जो बैठे थे अभी, तब वो अपनी करेंगे यहाँ पे स्टार्ट। दूसरा जो होगा फिर बाद में क्या होता है, जब गांधी आ जाते हैं भारत, तो गांधी जी के आने के बाद जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब आंदोलन चलेंगे, उसकी असफलता के बाद फिर से निकल कर आते हैं। तो दो चरण है, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक पहला चरण कर रहे हैं
जो अपना स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ था। ठीक है, इसका मैं सेकेंड पार्ट बना दूंगी जो बाद में असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। तो आप स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहले हम करते हैं महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन निकल कर आए थे वो कैसे निकल कर आए थे और इनकी शुरुआत कैसे होती है। ओके, तो अगर हम देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है एक रामोशी विद्रोह, रामोशी पीजेंट विद्रोह जिसे कहा जाता है, रामोशी पीजेंट यानी कि कृषक विद्रोह जिसे कहा जाता है। ये पीजेंट्स के लिए किया गया था, रामोशी पीजेंट्स विद्रोह। ठीक है, ये किया गया था वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा, वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा। और इसके अंदर क्या किया गया, वासुदेव बलवंत फाड़के ने रामोशी के अंदर क्या है पीजेंट्स के लिए विद्रोह किया था, क्योंकि पीजेंट्स की जो शोषण, पीजेंट्स के ऊपर जो शोषणकारी दमनकारी जो नीतियाँ चल रही थी, तो उसके लिए वो क्या है अपनी रिवोल्यूशनरी क्रांति स्टार्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं 1879 के अंदर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से जो है महाराष्ट्र के अंदर शुरुआत मानी जाती है विद्रोह की। ओके, उसके बाद देखो होता क्या है कि अब हम आएंगे 1897 में, और हाँ इतना आ गया, वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा जो है वो स्टार्टिंग किया गया था। उसके बाद जो है आप देखेंगे सेकंड जो विद्रोह किया गया था वो हुआ था अपना 1897 के अंदर। ठीक है, 1897 के अंदर जो किया गया था वो किया गया था अपने चापेकर बंधुओं के द्वारा, चापेकर बंधुओं के द्वारा। क्यों किया गया था ये मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर जो चापेकर बंधु थे उसके अंदर एक तो था अपना दामोदर हरि चापेकर थे और दूसरे थे अपने बाल कृष्ण हरि चापेकर। ये दो थे, दामोदर और बाल कृष्ण, ये दोनों भाई थे। ओके, तो इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था व्यायाम मंडल। क्या था? व्यायाम मंडल। ओके, होता क्या है पूना के अंदर, स्टोरी लाइन को समझना, पूना के अंदर क्या हुआ, प्लेग पड़ गया था उस टाइम। ठीक है, इसी 1896-7 की ही बात है ये। तो प्लेग जब पड़ गया था तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लेग कमेटी बनाई। एक प्लेग कमेटी मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं पूना के अंदर, उस लोगों की जाके जांच पड़ताल करो, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प करो। ठीक है, तो कमेटी बनाई गई थी उन लोगों के लिए। होता क्या है, जब ये जाते हैं और इस प्लेग कमेटी के जो हेड कर रहे थे, उस हेड थे, एक तो थे रैन और एक थे एमहर्स्ट। रैन और एमहर्स्ट ये दो जो थे इनके प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो इनको देख रहे थे। जब ये दोनों पूना जाते हैं और पूना में जाकर जब लोगों को देखते हैं तो उन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। वो क्या कहते, इंसल्टेड द पीपल, दे इंसल्टेड द पीपल। उन्होंने लोगों की वहाँ पे इंसल्ट की, लोगों की हेल्प नहीं की, जो उनको हेल्प चाहिए उनके लिए जो भेजा गया था कुछ भी नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, जो ये दोनों थे अपने, ये जो दोनों भाई थे दामोदर हरि चापेकर और ये बाल कृष्ण वाले थे, इनमें आ गया आक्रोश, गुस्सा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फिर ये क्या करते हैं, इन दोनों ने मिलकर रैन और एमहर्स्ट की हत्या कर दी 1897 के अंदर। ठीक है, जिसे कहा जाता है यूरोपियंस की पहली राजनीतिक हत्या थी, यूरोपियन में पहली हत्या थी जो इन्होंने की थी, क्योंकि महाराष्ट्र से ही क्रांतिकारी जो है हमें स्टार्ट देखने को मिलते हैं। ओके, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ लिया। ठीक है, चापेकर बंधुओं को और इन दोनों को, और होता क्या है, फांसी पर इनको लटका दिया गया था, हैंग कर दिया गया था। और बाल गंगाधर जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने इनको फांसी दिए जाने पर क्या की, टिप्पणी की, राइट किया, लिखा, तो उनको क्या हो गई, 18 महीने की सजा हो जाती है। बाल गंगाधर 2-3 बार जेल में जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार जाते ही 18 महीने की सजा काटते हैं जब ये उनके ऊपर टिप्पणी करेंगे। एक बार दोबारा से बता देती हूँ होता क्या है। 1897 की बात है, महाराष्ट्र के अंदर चापेकर बंधु थे। पूना के अंदर क्या पड़ गया था, प्लेग आ गया था। तो उस प्लेग को चेक करने के लिए, मतलब वहाँ के लोगों की कंडीशन वगैरह देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसे प्लेग कमेटी कहा जाता है। उसके हेड थे रैन और एमहर्स्ट। ये दोनों भेजा तो गया था कि तुम वहाँ पे चेकअप करो, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ पे लोगों को इंसल्ट करना शुरू किया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया, है ना। एक तो वो जूझ रहे हैं और ऊपर से तुम उनको और भी ज़्यादा उनका दमन कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट राइट ना। तो इसीलिए ये जो दोनों थे दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों की हत्या कर दी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पकड़ लिया, दोनों को फांसी पर लटका दिया गया।
और यूरोपियंस की ये पहली हत्या मानी जाती है। और होता क्या है, जब बाल गंगाधर तिलक ने इसके ऊपर टिप्पणी की तो उनको 18 महीने की क्या है सजा दे दी जाती है। तो इधर महाराष्ट्र के अंदर अपना पहला विद्रोह जो चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। ओके, उसके बाद आता है अपना सेकंड आता है मित्र मेला व अभिनव भारत। ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही आया था, मित्र मेला व अभिनव भारत। इसकी अगर हम बात करें मित्र मेला और अभिनव भारत की, तो इसको स्टार्ट किया गया था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, ठीक है, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है 1899 के अंदर। 1899 के अंदर अब देखो ये जो स्टार्ट किया गया था, ये क्या होता है, ये जो स्टार्ट की गई थी इटली के अंदर, जो मेज़िनी थे, मेज़िनी जो इटली के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, जिन्होंने गुप्त संगठन बनाया हुआ था, उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया था, उससे प्रेरणा लेकर इसको बनाया गया था मित्र मेला को। मित्र मेला एक गुप्त संगठन था, ठीक है, जो किसके आधार पर था, गुप्त संगठन था जिसका आधार किसको बनाया उन्होंने, इटली के मेज़िनी के द्वारा जो बनाया गया एक संगठन था उसके ऊपर इसको बनाया गया था। तरुण इटली, मेज़िनी का एक तरुण इटली नामक गुप्त सभा थी, तो उसके आधार पर इसको बनाया गया था, जो बाद में अभिनव भारत के नाम से जानी गई या अभिनव भारत के रूप में जो है वो परिवर्तित हुई, ठीक है, 1902 के अंदर नासिक के अंदर। ओके, बाद में क्या हुआ, ये अभिनव भारत के रूप में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और इसमें जो आधार था वो क्या था, इटली के तरुण जो मेज़िनी की जो तरुण इटली था, ठीक है, उसके आधार पर इसको बनाया गया था। ये भी गुप्त संगठन की तरह ही कार्य करते थे। और इसके अंदर होता क्या था कि वर्क क्या करते थे, इनका वर्क ये था कि एक तो इनका गुप्त संस्थाएं बनाना, दूसरा जैसे बम बनाने का कार्य ये करते थे, बम बनाना हो गया, ठीक है, हथियारों की सप्लाई करना, साथ में हथियार सप्लाई करना, है ना, रशियंस की हेल्प इन्होंने साथ में ली थी। तो इस तरीके से इनका मेन काम यही था। उसके बाद होता क्या है, तो इन्होंने अगर हम देखें कि जो अपने गणेश दामोदर सावरकर थे, गणेश दामोदर सावरकर थे, उसको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, को भारत से निर्वासित कर दिया, क्योंकि वो अगर ऐसे संगठन बनाएंगे, जब ब्रिटिशर्स ने उसको पकड़ लिया तो उन्होंने क्या किया, उनको भारत से निर्वासित कर दिया गया। जब भारत से उनको निर्वासित कर दिया गया था, और साथ में एक जो है वो डीएम थे, जैक्सन नाम के यूरोपियन थे, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, तो उनकी हत्या की जाती है अनंत कान्हेरे के द्वारा। मैं बताती हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये, बट देखो ध्यान से। होता क्या है कि जो गणेश दामोदर सावरकर है, जब उनको क्या है भेजा जाता है, तो जैक्सन जो थे, डीएम जैक्सन जो थे, इन्होंने इनकी क्या की, इंसल्ट की, और इंसल्ट करके इनको क्या किया, भारत से निर्वासित कर दिया गया, भेज दिया गया, ठीक है। तो होता क्या है, उसके बाद ये जो अपने वीडी सावरकर थे, वीडी सावरकर ने अनंत कान्हेरे को दिया हथियार कि तू जा और इसकी कर हत्या। तो अनंत कान्हेरे ने जैक्सन की हत्या कर दी। किया क्या इसने, जो गणेश दामोदर सावरकर हैं अपने, उनकी इंसल्ट करके उनको भारत से निर्वासित कर दिया बिकॉज ऑफ दिस संस्था इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने अनंत कान्हेरे को हथियार भेजा, तो अनंत कान्हेरे ने जैक्सन की हत्या कर दी, हत्या करने के लिए भेजा गया था, ठीक है, तो उसकी क्या कर दी गई, इसमें हत्या कर दी गई। तो इसे तो उनके लिए क्या किया गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने उन पे क्या किया, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चलाया, नासिक षड्यंत्र कांड जो है उनके ऊपर चलाया गया। क्यों, क्योंकि ये जो मित्र मेला और अभिनव भारत थी, कहाँ पर है, ये नासिक के अंदर है। दूसरा, ये गुप्त संगठन है, मेन काम इनका बम बनाना, हथियार सप्लाई करना है ना, लोगों को और ज़्यादा क्रांतिकारियों को और ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, उनको सप्लाई कर रहे हैं हथियारों की। जब गवर्नमेंट ने इनको पकड़ लिया तो इसको तो भेज दिया, भाई तू जा यहाँ से, मतलब भारत से इसको निर्वासित कर दिया गया था। तो वीडी सावरकर ने उसको हथियार दिया, अनंत कान्हेरे ने इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको क्या है पकड़ा। पकड़ने के बाद इसके ऊपर क्या चलाया गया, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक षड्यंत्र केस जो है वो चलाया गया, और इन्हें क्या कर दी गई, काला पानी की सजा दी गई।
इन्हें क्या की गई, काला पानी की क्या है, सजा दी गई नासी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। तो ये है अपना महाराष्ट्र वाला, ठीक है। ये था मित्र मेला और अभिनव भारत वाला। उसके बाद आते हैं बंगाल के अंदर। तो ये अपने महाराष्ट्र की दो संस्था थी, अब बंगाल के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो बंगाल में ना, मतलब बंगाल क्रांतिकारियों का एक केंद्र था ही, ठीक है। और इसीलिए 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है उसका आधार ही इसको बनाया जाता है, क्योंकि वो क्रांतिकारियों का एक सोर्स बना था, गुप्त संगठन बन रहे थे वहाँ पे। लेकिन ये उभर कर कब आएंगे, सामने कब आएंगे, जब बंग भंग की घोषणा की जाएगी, बंगाल के विभाजन की जब घोषणा की जाती है तो उसके विरुद्ध जो है वो जनता और भी ज़्यादा भड़क जाती है। जब बंग भंग की योजना जो है वो बताई जाती है तब क्रांतिकारी निकल कर सामने आएंगे। इसके अंदर अगर हम सोर्सेज देखें कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज थे जो लोगों को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, क्रांतिकारियों को प्रभावित कर रहे थे। जैसे मैंने पहले भी बताया, आनंद मठ नामक पुस्तक जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी, वो एक लोगों का क्या थी, प्रभावित कर रही थी लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक पुस्तक लिखी गई थी, दैट इज़ द भवानी मंदिर बुक। जो भवानी मंदिर बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी बारिंदर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, बारिंदर कुमार घोष के द्वारा। भवानी मंदिर एक पुस्तक थी जो क्या कर रही थी, इसने भी क्या किया, आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोगों को ये भी प्रेरित कर रही थी कि तुम आंदोलन करो, ठीक है। एक लिखी गई थी अगर हम देखें युगांतर एंड सांध्य। जो युगांतर और सांध्य दो क्या थी, पत्रिकाएं थी। इन पत्रिकाओं को निकाला गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, ठीक है। और ये जो पत्रिकाएं थी इन्होंने भी क्या किया, आंदोलनकारियों को बढ़ावा दिया, ठीक है। और साथ में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, वर्तमान रणनीति। उसके बाद एक पुस्तक थी मुक्ति कौन पथई। मुक्ति कौन पथई, जो मुक्ति कौन पथई जो पुस्तक थी अपनी, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया, जो भारतीय सैनिक थे ना, जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक से क्या किया गया, आग्रह किया गया कि तुम क्या करो, क्रांतिकारियों को हथियार दो, क्योंकि कमी एक हथियार की है, हथियार होंगे तो उनको मार देंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो उनसे आग्रह किया गया तुम क्या करो, भारतीयों को हथियार दो, सैनिकों से, ऐसा बोला गया इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक संस्था निकल कर आई थी बंगाल के अंदर जिसे कहा जाता है भद्रलोक समाज। भद्रलोक समाज, इसकी जो स्थापना की जाती है पी मित्रा के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। जो गुप्त संगठन के रूप में, क्रांतिकारी संगठन के रूप में जो है वो कार्य कर रहा था। उसके आगे जो है वो अनुशीलन समिति निकल कर आएगी, तो वो चीज़ भी अगर हम देखते हैं, ठीक है। अनुशीलन समिति निकल कर आएगी, अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ते हैं ये क्या था और इसने कैसे जो है वो लोगों को एकत्रित किया। अब आता है अपनी अनुशीलन समिति जो बंगाल के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। बंगाल के अंदर ये काफ़ी फेमस कमेटी है जो क्या है, क्रांतिकारियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब देखो अगर हम अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति के अंदर जो है वो कौन कौन थे। अनुशीलन समिति जैसे ज्ञानेंद्र बसु जो थे, उन्होंने मिदनापुर के अंदर इसका एक शाखा खोली थी, ओके। और 1902 के अंदर एक थे जो है वो अपने जैसे पी मित्रा हो गए। दूसरे थे अपने जतिंदर नाथ बनर्जी, ओके। तीसरे हो गए जैसे बारिंदर कुमार घोष इन्होंने क्या किया, कैलकाटा के अंदर जो है वो इसकी एक शाखा खोली। तो ये अनुशीलन समिति, देखो मेन काम इसका यही है, गुप्त संगठन के रूप में कार्य कर रही है, जो क्रांतिकारी है, ठीक है, उनको प्रेरित कर रही है, उनको हथियार सप्लाई कर रही है, उनको बम बनाने के लिए मतलब बम वगैरह प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद होता क्या है, जो अगर हम ये अनुशीलन समिति की बात करें तो ये इसकी दो मुख्य शाखाएं हमें देखने को मिलेगी। एक थी युगांतर ग्रुप और दूसरा था ढाका अनुशीलन समिति। एक था युगांतर ग्रुप और दूसरा था ढाका अनुशीलन समिति। अब ये दोनों क्या थे, अनुशीलन समिति के ही पार्ट थे जो आगे निकलकर सामने आते हैं। युगांतर ग्रुप जो कैलकाटा के अंदर 1906 के अंदर यही था इनका, मतलब इसी को युगांतर ग्रुप के आगे ये जो है और चलता है ना, जो मैंने ये शाखा बताई यही है इसके अंदर भी। अब देखो होता क्या है, इसके अंदर भी मान लो युगांतर ग्रुप है, जैसे और मैं पर्सन्स बता देती हूँ, जैसे अरबिंदो घोष हो गए, बारिंदर नाथ घोष हो गए, ओके, भूपेंद्र नाथ दत्त हो गए, या फिर रास बिहारी बोस हो गए। तो ये क्या थी, अपने युगांतर ग्रुप से और भी बहुत सारे लोग जो थे वो इससे जुड़े हुए थे।
इसका मेन कार्य क्या था, इन्होंने क्या किया, फॉरेन में जाकर अपनी शाखाएं खोलनी शुरू कर दी। फॉरेन में जैसे कोई पेरिस में, जर्मनी के अंदर, यूएसए के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो लंदन के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपने युगांतर की शाखा खोलेंगे, है ना। तो पेरिस के अंदर खोलेंगे। तो ये युगांतर ग्रुप का मेन जो था ना, वो मतलब फॉरेन के अंदर जो इंडियंस गए हुए हैं उनके साथ ही एक्टिव थे। और जो ढाका अनुशीलन समिति थी वो इंडिया के अंदर ही वर्क कर रही थी। इसके अंदर जैसे पुलिन बिहारी दास हो गए, पी मित्रा हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ठीक है। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि ये जो है बंगाल के अंदर क्या हुआ, 1908 के अंदर 12 डेकोसिटी हुई, 12 नामक जगह पर क्या हुआ, डकैती हुई थी, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, ब्रिटिशर्स की जो कारखाने वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनको डकैती करने की कोशिश जो है वो इसके अंदर की गई थी। बट ब्रिटिशर्स ने क्या है, पकड़ लिया था लोगों को, मतलब जो भी इसके अंदर थे, जैसे पी मित्रा हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए। उसके बाद इसके अंदर 1913 के अंदर हुई अपनी 12 साल कॉन्स्पिरेसी, जिसे 12 साल षड्यंत्र कांड कहते हैं, 12 साल षड्यंत्र कांड कहते हैं, 12 साल षड्यंत्र केस या कॉन्स्पिरेसी जिसे कहा जाता है। जो 12 साल जिला है जो आज के बांग्लादेश के अंदर है, तो इसके अंदर भी उन्होंने क्या है, मतलब यहाँ पे क्या होता था, इनका एक हथियार का स्टोरेज होता था जहाँ पे वो अपने हथियार स्टोर करते थे। इसको भी क्या कर लिया गया, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा इसको भी वो कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। तो वो 12 साल कॉन्स्पिरेसी, और उनके अंदर क्या किया गया था, फिर केस चलाया गया था 12 साल नामक जगह के ऊपर, उनका हथियार कारखाना था इसीलिए। 1920 के अंदर उन्होंने क्या किया, भारत सेवक संघ की स्थापना की, भारत सेवक संघ की उन्होंने स्थापना की 1920 के अंदर। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी कमेटीज़ जो है वो इसके अंदर वर्क कर रही थी। अनुशीलन समिति मेन थी, उसी से आगे जो है वो निकल कर सामने आती है, और उसी से बहुत सारे लोग जो थे वो जुड़े हुए थे। कुछ जो है वो फॉरेन के अंदर जो है वर्क कर रहे थे, कुछ यहीं लोकली कर रहे थे। और यहाँ पे भी हमने देखा कि जो 12 डकैती, 12 जगह जो है बंगाल के अंदर, 1913 में 12 साल जो बांग्लादेश के अंदर है अभी फिलहाल, ठीक है। और 1920 के अंदर भारत सेवक संघ जो है वो बनाया गया था। फिर यहाँ पे एक केस होगा, वो देखते हैं किंग्सफोर्ड वाला, जिसे मुजफ्फरपुर केस कहा जाता है, वो क्या था। अब देखो मुजफ्फरपुर कांड क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर के अंदर क्या होता है, मुजफ्फरपुर का एक जज था, ठीक है, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की हत्या की बात हम यहाँ पे देखेंगे। तो होता क्या है, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 30 अप्रैल को। और इसके अंदर क्या होता है, प्रफुल्ल चाकी, कौन कौन थे मेन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। हत्या का मेन रीज़न यही था, लोगों के अगेंस्ट जाना, भारतीयों के अगेंस्ट फैसला सुनाना। इस तरीके से जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है वो बनाया गया था इन दोनों के द्वारा। किंग्सफोर्ड जो है उसका नाम था जज का, जो मुजफ्फरपुर का था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा उनको मारने की कोशिश जो है वो की गई थी। लेकिन इन दोनों को तो मार नहीं पाते, और जो बम है वो किस पर गिर जाता है, कैनेडी सिस्टर पर। कैनेडी 2 सिस्टर्स थी, ठीक है, उनके ऊपर मतलब उनकी गाड़ी पर, उनकी कैरेज पर क्या है, बम गिर जाता है और उनकी हत्या हो जाती है और ये बच जाता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने इनको पकड़ लिया, और जब गवर्नमेंट ने इनको पकड़ लिया तो क्या किया, जो ये प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और इसको जो खुदीराम बोस थे इनको क्या कर दिया गया, हैंग कर दिया गया, फांसी पर इनको लटका दिया गया। तो ये था अपना किंग्सफोर्ड हत्याकांड, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे उन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी। फिर आया क्वेश्चन अराइज होता है, फिर क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि चलो हत्या तो कर दी, मतलब कोशिश तो कर दी हत्या करने की, पर इनको हथियार कहाँ से मिले, क्या ऐसी कोई संगठन या कोई संस्था इनके पीछे काम कर रही है, नहीं कर रही। तो उसकी तलाशी में होता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर षड्यंत्र कांड जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या था, जब गवर्नमेंट तलाशी लेती है तो जो मानिकतला उद्यान था बंगाल के अंदर, तो मानिकतला उद्यान के अंदर उसने क्या किया, 34 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया, 34-36, ठीक है। उनकी तलाशियां ली कलकत्ता के अंदर, ठीक है, और उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अंदर 2 घोष बंधु जो थे वो मेन थे, एक तो था अपना अरबिंदो घोष और दूसरे थे अपने बारिंदर घोष, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। और कैसा कहा गया कि इन मतलब यहाँ पर क्या था, हथियार वगैरह बनाए जाते थे, यहाँ से हथियारों की सप्लाई की जाती थी, तो यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों पर क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया।
जब इन दोनों पर मुकदमा चलाया गया तो इनके गवाह थे जिनका नाम था नरेंद्र गोसाई, जो इनके अगेंस्ट बोलने वाले थे। ये जो अपने घोष बंधु है ना, इनके अगेंस्ट बोलने वाले थे। तो इन दोनों ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी जेल के अंदर, अलीपुर जेल के अंदर, इसलिए इसको अलीपुर षड्यंत्र केस कहा गया है। ओके, क्योंकि ये अपने गवाह को ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जब इन्होंने मार दिया तो क्योंकि कलकत्ता की जो अलीपुर जेल थी उसके अंदर जब ये नरेंद्र गोसाई की हत्या कर देते हैं तो इसलिए इसको क्या है, अलीपुर षड्यंत्र केस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये था अपना अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके अलावा और भी हुए थे, जैसे हावड़ा षड्यंत्र हुआ था, ढाका षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, 22 साल वाले मैंने बता ही दिया। उसके बाद जो है गवर्नमेंट अलग अलग एक्ट लेके आएगी, बट वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। बंगाल के अंदर जो अनुशीलन समिति थी, मुजफ्फरपुर वाला केस क्या था, अलीपुर वाला केस क्या था, कौन कौन जो है वो इसके अंदर शामिल थे। फिर हम पढ़ते हैं पंजाब के अंदर। अब पंजाब के अंदर अगर हम क्रांतिकारी मूवमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी निकल कर आते हैं, औपनिवेशिक विधेयक को लेकर काफ़ी विद्रोह था पंजाबियों के अंदर। होता केस का जो नेतृत्व अगर हम देखें तो जैसे अजीत सिंह हो गए, अजीत सिंह के साथ जैसे लाला लाजपत राय हो गए, ये जो थे मुख्य थे, और भी थे इसके अंदर। ठीक है, तो इनमें ये थे। अब जैसे जो अजीत सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या है, एक भारत सोसाइटी नामक क्या है क्रांतिकारी संगठन बनाया, समिति बनाई, ये संस्था बनाई। ठीक है, जो क्रांतिकारियों को बढ़ावा दे रही थी। इससे क्या कर लिया गया, उनको बंदी बना दिया गया अजीत सिंह को, और फिर उनको क्या है निर्वासित कर दिया गया, वो फ्रांस चले जाते हैं अजीत सिंह जो थे। उसके अलावा अगर हम देखें इन्होंने क्या किया, जो भारत सोसाइटी तो बनाई, इसके अलावा ये जो है लाहौर के अंदर क्या करते हैं, अंजुमान ए मुहिब्बान ए वतन नामक इन्होंने एक समिति बनाई थी। अंजुमान ए मुहिब्बान ए वतन नामक भी इन्होंने क्या किया, समिति बनाई थी। ओके, और साथ में इन्होंने भारत माता नामक एक पत्रिका भी निकाली। फिर इनको जब पकड़ लिया जाता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं। लाला लाजपत राय ने क्या किया था, पंजाबी नामक एक क्या किया था, न्यूज़पेपर निकाला था। पंजाबी नामक न्यूज़पेपर जो है वो निकाला था, और पंजाबियों के अंदर जो क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरीज हैं उनको ये बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, और साथ में उनके अंदर जो कैनल एक्ट लेकर आया गया था उसको लेकर भी इनमें काफ़ी विद्रोह चल रहा था। पंजाब कैनल कॉलोनी एक्ट बारी दोआब के अंदर ये लाया गया था ना, तो इसके अंदर यही है कि कैनल के पास वाली ज़मीन उनको देकर फिर उनसे वापस छीन ली जाती है, तो इसलिए उनको लेकर भी उनमें काफ़ी आक्रोश था। फिर एक पगड़ी संभाल मूवमेंट चला था इनके अंदर, है ना, पगड़ी संभाल मूवमेंट चला था 1907 के अंदर। इसके अंदर भी बहुत सारे नेता जो थे वो शामिल थे, जैसे बांके दयाल हो गया, भाई परमानंद हो गया, बांके दयाल हो गया, बांके दयाल हो गया, परमानंद हो गए। तो इस तरीके से जो थे पंजाब के अंदर अभी जो है पहला चरण है उसके अंदर हमें पंजाब के अंदर इतनी ही जो है वो रिवोल्यूशनरीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब इसका सेकंड चरण आएगा तब पंजाबियों के अंदर हमें और क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं दिल्ली। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर हम देखेंगे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, अब ये क्या था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर क्या किया जाता है, बम गिराया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर क्या किया जाता है, बम गिराया जाता है। देखते हैं कैसे गिराया जाता है। होता क्या, जैसे मैंने आपको बताया 1911 के अंदर जो जॉर्ज पंचम थे, 1911 के अंदर जॉर्ज पंचम जो थे इंग्लैंड के महाराजा, वो भारत के अंदर आते हैं। तो उनके लिए स्पेशल दिल्ली दरबार लगाया गया, खर्चे किए गए बहुत ज़्यादा। भाई इधर अकाल पड़े, इधर तुम खर्चे कर रहे हो, अब लोगों में आक्रोश होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, होगा ना। तो बस वही बात है, जॉर्ज पंचम आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो ऊपर से और फिर वो मतलब उन्होंने बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया था 1911 के अंदर। तब क्या किया जाता है, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग, उसके द्वारा खर्चा किया गया। तो भाई उस पर बम फेंका जाता है। किसके द्वारा फेंका गया था, अमीचंद। कौन कौन थे, एक तो थे अमीचंद और दूसरे थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, और तीसरे थे अपने सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे, इन तीनों के द्वारा जो है वो कोशिश की जाती है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की। ठीक है, और उन पर बम फेंका जाता है 1912 के अंदर, 1912 की ये बात है, जिसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया। इसके साथ एक बसंत विश्वास भी थे,
ठीक है। बसंत विश्वास भी थे, बसंत विश्वास को फांसी दे दी जाती है। रास बिहारी बोस जापान भाग जाते हैं, अमीचंद को फांसी दे दी जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया अपना दिल्ली का, पंजाब का, बंगाल का और महाराष्ट्र का। उसके बाद हम पढ़ेंगे मद्रास के अंदर। अब आ जाओ मद्रास। मद्रास के अंदर क्या होता है, देखो मद्रास के अंदर हमें मुख्यतः जो नेता देखने को मिलते हैं वो चिदम्बरम पिल्लई देखने को मिलेंगे, चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जो यहाँ के एक डीएम थे जिसका नाम था एशे, ठीक है, मद्रास के अंदर। ये क्या करता था, जो एशे डीएम था, जैसे मतलब कोई भी जनता उसकी किसी भी मुद्दे को लेकर अगर इकट्ठी होती है, विद्रोह करती है, तो ये क्या करता था, उस पर गोलियां चलाता था जनता पर, मतलब उनको एकत्रित ही नहीं होने देता था। तो इसकी हत्या की जाती है वंचीनाथन अय्यर के द्वारा। वंचीनाथन ने उसको मार दिया। ठीक है, वंचीनाथन अय्यर ने क्या किया, इसकी ऐशे की मृत्यु कर दी। मद्रास का डीएम था। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जनता पर गोलियां चलाता था। तो ये मद्रास का सिर्फ इतना ही है। ओके, तो ये हो गए अपने मद्रास के अंदर, पंजाब के अंदर, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ फॉरेन के अंदर। फॉरेन के अंदर जैसे इंग्लैंड हो गया, लंदन, पेरिस, फ्रांस, है ना, इनके अंदर भी चले थे, यूएसए, कनाडा। तो वो देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड, लंदन। ठीक है, यहाँ पे हम एक फेमस नेता देखने को मिलते हैं, वो थे श्यामजी कृष्णजी वर्मा। श्यामजी कृष्णजी वर्मा जिनका नाम था। ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं। इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे मदन लाल ढींगरा हो गए और सावरकर हो गए, लाला हरदयाल हो गए। मैं पहले इनका बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ये क्या करते हैं 1905 के अंदर इन्होंने क्या किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की यहाँ पे स्थापना की लंदन के अंदर। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। जब इन्होंने इंडिया होम रूल, जिसे भारत स्वशासन सोसाइटी कहा जाता है या जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है, इसकी इसने स्थापना की थी। इसमें से क्या किया इन्होंने, एक पत्र निकाला, साथ में इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक इन्होंने क्या किया, पत्र निकाला, जिनमें उन्होंने क्या कहते हैं कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है, स्वराज्य प्राप्ति, ऐसा लिखते थे इस पत्र के अंदर वो। अब ये जो इंडिया हाउस उन्होंने बनाया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इंडिया हाउस का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही है मैं उनको श्रेय दूंगा। आतंकवादी गतिविधि जो है उनको क्या करना, प्रेरित करना, उनको श्रेय देना, उनका एक क्या था, ये केंद्र था, एक सेंटर के रूप में जो है उसका वर्क कर रहा था। ओके, इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, जैसे मदन लाल ढींगरा हो गए, जैसे सावरकर हो गए। मैंने बताया जो सावरकर थे वो निर्वासित होकर इनके पास आ जाते हैं लंदन में। ठीक है, हरदयाल हो गए, ऐसे लोग जो थे, उनसे और भी लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे। फिर जब मैंने आपको बताया कि जो वीडी सावरकर थे, है ना, तो वो जब आ जाते हैं और इनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी भी शाखाएं फैली हुई थी, जैसे पेरिस के अंदर, जर्मनी के अंदर। तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है वो क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं पेरिस। वो तो चले गए पेरिस। फिर इस सोसाइटी, जो ये इंडिया हाउस था, इंडिया हाउस का जो नेतृत्व था वो किसने संभाला, वो संभाला सावरकर ने। वो किसने संभाला, सावरकर ने। जब वो सावरकर संभालते हैं, और इसी के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे ये जो मदन लाल ढींगरा थे, तो मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था, मदन लाल ढींगरा ने क्या किया, कर्जन वाइली की हत्या की। अब ये कर्जन वाइली कौन था, कर्जन वाइली की हत्या ये करते हैं, ये जो थे वो भारत सचिव थे लंदन के अंदर। जैसे इंडियन काउंसिल बनी हुई थी ना एक इंडिया के लिए, है ना, तो उसका एडीसी था ये कर्जन वाइली, और इसकी हत्या करता है मदन लाल ढींगरा। कोई छोटी बात नहीं है, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर जाकर उसकी हत्या करना। ओके, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा उनकी हत्या की गई थी गोली मारकर। तो ढींगरा को क्या कर दिया गया, फिर बाद में फांसी दे दी गई। पकड़े तो लगभग सारे ही गए हैं, तो इनको फांसी दे दी जाती है। और जो सावरकर थे, क्योंकि उन्होंने सप्लाई किया था उनको हथियार वगैरह, तो उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये था अपना इंग्लैंड की स्टोरी। ओके, उसके बाद आते हैं हम पेरिस के अंदर।
पेरिस फ्रांस। यहाँ पे जो हमें एक मुख्य लेडी देखने को मिलती है वो थी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने पेरिस के अंदर क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। ये जो थी वो भारतीय मूल की थी बट पेरिस के अंदर रहती थी, ठीक है। और साथ में इन्होंने लंदन, यूएसए एटसेट्रा का भी भ्रमण किया, उनका दौरा किया। अगर हम देखें तो ये जो थी वो दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी थी ये, ठीक है। उनके सेक्रेटरी थी ये, प्राइवेट सेक्रेटरी थी, ठीक है। अगर हम देखें जो मैडम भीकाजी कामा थी, उन्होंने कैसे इंडियंस को प्रभावित किया, कैसे क्रांतिकारी गतिविधियों की बढ़ावा देती है, तो वो चीज़ देखते हैं। ये क्या करती थी, पेरिस से एक क्या करती थी, पत्र प्रकाशित करती थी जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम नामक ये क्या है, पेरिस से क्या है, पत्र प्रकाशित करती थी। ओके, जो भारतीय जो थे, प्रवासी भारतीय जो थे, उनमें काफ़ी लोकप्रिय हुआ और साथ में उन्होंने भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया और उनको बढ़ावा दिया क्रांति करने के लिए, ठीक है। तो पत्रिका के थ्रू क्या है, उनको और भी ज़्यादा प्रेरित कर रही है मैडम भीकाजी कामा। उसके बाद क्या होता है, साथ में 1907 के अंदर क्या हुआ, जर्मनी का जो स्टुअर्टगार्ट है, जर्मनी के अंदर एक जगह है स्टुअर्टगार्ट, जर्मनी में स्टुअर्टगार्ट के अंदर ये क्या करती है, स्टुअर्टगार्ट के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस, यानी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जो हुई थी, उसके अंदर मैडम भीकाजी ने पार्ट लिया। और वो कहती है ब्रिटिशर्स के बारे में कि भारत के अंदर ब्रिटिशर्स का रहना मानवता के नाम पर एक कलंक है। मतलब उनकी बहुत लंबी स्टेटमेंट थी, जैसे आपको बता रही हूँ कि ब्रिटिशर्स को भारतीयों के लिए बुरा कहती है इस कांग्रेस के अंदर। ये भी कोई छोटी बात नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर जब तुम ऐसा बोल रहे हैं, ओके। उसके अलावा इन्होंने, अगर हम देखें तो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने फर्स्ट तिरंगा जो है वो भारत के लिए फहराया था। फर्स्ट तिरंगा, भारतीय राष्ट्र ध्वज को इन्होंने क्या है, फहराया, जिसके ऊपर क्या है, वंदे मातरम लिखा हुआ था, जिसके ऊपर, क्योंकि वंदे मातरम गीत बन ही चुका था ऑलरेडी, ठीक है। और वंदे मातरम गीत लिखा हुआ उन्होंने क्या किया, पहला तिरंगा जो है इस कांग्रेस के अंदर फहराया। तो इससे लोगों के अंदर क्या है, लोग प्रेरित नहीं होंगे तो और क्या होंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरणा मिली, जो क्रांतिकारी थे उनको प्रेरणा मिली। तो ये थे पेरिस के अंदर भीकाजी की जो है, जो उन्होंने प्रयास किए थे क्रांतिकारियों को बढ़ावा देने के लिए, ओके। अब है जर्मनी। जर्मनी के अंदर अगर हम देखें तो जर्मनी के अंदर हमें देखने को मिलती है जिम्मरमैन योजना, जिम्मरमैन प्लान या जिम्मरमैन योजना जिसे कहा जाता है, जो हिंद जर्मन के आधार पर थी। लोगों, जो क्रांतिकारियों के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। इसके अंदर कौन कौन थे, जैसे इसके अंदर थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, एक थे इसके अंदर भूपेंद्रनाथ दत्त, जैसे लाला हरदयाल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो जिम्मरमैन से जुड़े थे, मतलब जर्मनी से क्या करते थे, क्रांतिकारियों की हेल्प करते थे। साथ में यहाँ पे क्या की गई, एक बर्लिन कमेटी बनाई गई, जो क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र थी, क्रांतिकारियों को हथियार सप्लाई करना, ठीक है, जिसे कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जर्मनी के अंदर जो है वो स्टार्ट किया गया था जिम्मरमैन योजना के तहत, ओके। और ये भी क्या करते थे, इसके अंदर एक मुख्य थे बागा जतीन, ठीक है, इनका नाम नहीं भूलना है, बागा जतीन और रास बिहारी बोस जो है वो इनके अंदर मुख्य भूमिका जो है इन्होंने निभाया। और ये भी क्या करते थे, अंडरग्राउंड होकर क्या करते थे, प्रेरणा देते थे लोगों को, भूमिगत होकर क्या है, क्रांतिकारी को बढ़ावा देते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। स्वयंसेवक बनाए, हथियार भेजना भारत में, और युगांतर पार्टी के द्वारा भी इनकी हेल्प की गई थी। तो ये थे अपनी जर्मनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे मेन अपनी गदर पार्टी, यूएसए कनाडा, ठीक है। होता क्या है, देखो गदर पार्टी की अगर हम बात करें, गदर पार्टी बनाई गई थी यूएसए के अंदर लाला हरदयाल के द्वारा 1 नवंबर 1913 को। इसके अंदर जो पंजाब के जो क्रांतिकारी थे, जिसमें लाला हरदयाल थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भाखना थे इसके अंदर, ठीक है, और भी सारे लोग थे। तो
तो इन्होंने क्या किया, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए के अंदर है, यहाँ पे गदर पार्टी जो है वो गदर पार्टी का जो है वो निर्माण किया, मतलब उसको बनाया। इससे पहले और भी संस्थाएं यहाँ पर काम करती थी, ठीक है। जैसे एक संस्था थी स्वदेशी सेवक गृह, ये कहाँ पे थी, ये वैंकूवर के अंदर थी, वैंकूवर के अंदर बनी हुई थी ये। एक थी यूनाइटेड इंडिया हाउस जो कहाँ पे बनी हुई थी, सिएटल के अंदर बनी हुई थी। मतलब गदर पार्टी से पहले ये वर्क करती थी, लेकिन जब बाद में गदर पार्टी का निर्माण किया जाता है तो वो एक मुख्य पार्टी के रूप में जो है वो निकल कर सामने आती है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना, जो गदर पार्टी बनाई जाती है नवंबर 1913 के अंदर। इसके अन्य नेता भी थे, जैसे करतार सिंह सराभा थे, ठीक है, करतार सिंह सराभा थे। दूसरे थे अपने जैसे विष्णु गणेश पिंगले, ठीक है। और भी लाला हरदयाल हो गए, सोहन लाल पाठक हो गए एटसेट्रा, बहुत सारे, रास बिहारी बोस हो गए, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भीकाजी कामा भी इसका एक पार्ट रहती है, ओके। तो इस तरीके से जो है इसको बनाया गया था। अब ये क्या करते थे, जब इन्होंने बनाया तो इस पार्टी को एक और नाम से जाना जाता था, उसे कहा जाता प्रशांत तट का हिंदी संघ। प्रशांत तट है लेकिन संघ कौन सा है, हिंदुस्तान का, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता था, प्रशांत तट का हिंदी संघ। ये लगभग वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादा थे, तो वहाँ पर इसको बनाया जाता था। इनका हेडक्वार्टर युगांतर आश्रम था। उसके बाद ये साथ में यहाँ पे युगांतर प्रेस की स्थापना करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि युगांतर ग्रुप है ना, वो फॉरेन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, हर जगह पे जाके उसने अपनी शाखाएं खुलवाई हैं। तो युगांतर नामक प्रेस की इसने क्या की, स्थापना की, जो क्या करता था, एक न्यूज़पेपर निकालता था, हिंदुस्तान गदर, जो पहले तो सिर्फ उर्दू और गुरुमुखी के अंदर था, मतलब उर्दू और गुरुमुखी के अंदर निकाला जाता था। बाद में उसको क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, इन सब में भी उसको कर दिया गया। और इसके अंदर वो पहला पेज जो लिखते थे, वो पहले पेज के अंदर ही लिखते थे, अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। मतलब अंग्रेजों की जितनी भी करतूतें थी, जितनी भी उनकी शोषणकारी नीतियाँ थी, वो सारा इसके अंदर वो पहले पेज के ऊपर लिखते थे। साथ में उन्होंने रामचंद्र पेशावरी के द्वारा पख्तूनी भाषा में भी निकाला जाता था, ओके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गदर पार्टी वो वर्क कर रही थी। यहाँ पे हमें एक देखने को मिलती है कामगाटा मारू, जो इंसिडेंट था वो इसके लिए मतलब काफ़ी फेमस है, तो मैं बता देती हूँ ये क्या था। होता क्या है कि जैसे बहुत सारे भारतीय प्रवासी जो थे वो कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर जाके बस गए और वहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, वहाँ से सीधा इंडिया को आज़ाद करवाने की बात वो कर रहे थे। अब कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी क्या कि तुम मतलब कि वहाँ पे क्रांतियाँ हों, क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे हों, नहीं चाहेगी। तो ऐसे कनाडा की गवर्नमेंट भी थी, कनाडा की गवर्नमेंट जो थी वो उनको अलो ही नहीं कर रही थी क्रांतिकारियों को कि तुम यहाँ पर रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दो। होता क्या है, कुछ एक जहाज़ें थी, जैसे कामकाटा मारू हो गई, एसएस कोरिया हो गई, तोशा मारू हो गई, नामसंग हो गई, ये सारी जहाज़ों पर क्या हुआ, जो हज़ारों मतलब जितने भी गदर नेता थे ना, जितने भी भारतीय प्रवासी थे, वो कहाँ जाने लगे, वैंकूवर की ओर जाने लगे चढ़कर, ठीक है। उनका ये था कि वहाँ पर जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, वहाँ से फिर क्या है भारत में क्रांति करेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो एक यहाँ पे क्रांतिकारी थे जिनका नाम था बाबा गुरदीप्ता सिंह। क्या नाम था, बाबा गुरदीप्ता सिंह, ठीक है। गुरदीप्ता सिंह जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्रांतिकारियों को इस जहाज़ पर बिठाया, मतलब उनके साथ आई क्रांतिकारियों के द्वारा जापान से होते हुए, ठीक है। इसके अंदर मुस्लिम्स भी शामिल थे, पंजाबीज भी शामिल थे। उनको क्या है, सिंगापुर से वैंकूवर लाने का प्रयास ये करते हैं, सिंगापुर से वैंकूवर लाने का इन्होंने मतलब प्रयास किया। इस जहाज़ के ऊपर बहुत सारे यात्री थे, 370 प्लस यात्री थे इसके अंदर। लेकिन क्यों, और वैसे लाना क्यों चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें क्रांतिकारी आंदोलन करनी है ना, क्रांतियाँ करनी है वहाँ से हमें। लेकिन क्या हुआ, कनाडा की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने अलो नहीं किया कनाडा की गवर्नमेंट ने। अब इनको क्या करना पड़ा, इनको वापस जाना पड़ा
और ये वापस गए इंडिया की ओर, इंडिया के कैलकाटा की पोर्ट के ऊपर ये वापस जाते हैं। जब ये वापस गए तो गवर्नमेंट ने इनको पकड़ लिया, गवर्नमेंट को पता चल गया था, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, किसी को मार दिया गया, किसी को जेल भेज दिया गया, ठीक है, किसी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, ओके, किसी को निर्वासित कर दिया गया, काला पानी की सज़ा दे दी गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो थे वो इसके अंदर मारे गए इस इंसिडेंट के अंदर। 27 दिसंबर 1914 को वो कैलकाटा के अंदर आते हैं वापस। उसके अलावा अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये 27 दिसंबर 1914 को आए थे, ठीक है। साथ में 1914 के अंदर ही हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की भी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, दोबारा से जो बचे हुए थे 21 फरवरी 1915 को फिर से सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाते, जैसे लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, जो वहाँ पे योजना बनाती हैं। फिर से ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि भाई ये कुछ बड़ा करने वाले, क्रांति करने वाले, इधर हम वॉर कर रहे हैं, इधर तुम क्रांतियाँ कर रहे हो। तो उसके लिए फिर ब्रिटिशर्स जो है वो एक्ट पास करते, जैसे भारत रक्षा अधिनियम 1915, कि हम भारत की रक्षा करेंगे इन क्रांतिकारियों से, क्योंकि ये क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं भारत को, क्योंकि हम इधर वर्ल्ड वार में उलझे हुए हैं, ठीक है, और ये क्रांतियाँ कर रही है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट वो एक्ट लेकर आई। और फिर क्या किया गया, साथ के साथ जब जो जैसे और अदर नेता थे, जैसे बरकतुल्ला थे, ठीक है, तो बरकतुल्ला को काबुल भेज दिया गया, कपूर सिंह माही को चाइना भेज दिया गया, सोहन सिंह भाकना टोक्यो के अंदर गए। और साथ में फिर इनके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, शोर कमेटी जो बनाई जाती है वो माइग्रेंट्स, जो इमिग्रेंट्स थे उन्हीं के लिए बनाई जाती है वैंकूवर के अंदर, ठीक है, कि जो इमिग्रेंट जो जिनको तुम प्रवासित नहीं करने दे रहे हो, तो उनके राइट्स के लिए शोर समिति को जो है वो बनाया जाता है। तो ये था अपना गदर पार्टी वाला, जो यूएसए और कनाडा के अंदर हुआ था स्टार्ट, ओके। तो इतने ही जो थे वो क्रांतिकारी अपने को देखने को मिलते हैं, कुछ इंग्लैंड के अंदर थे, कुछ जर्मनी के अंदर थे, कुछ पेरिस के अंदर थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है इन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए कुछ अधिनियम लेकर आई, जैसे कि अगर हम देखें विस्फोटक पदार्थ कानून, जिसमें जो विस्फोटक चीज़ें थी उसको बनाने से इनको क्या है रोका गया। 1908 के अंदर ये लाया गया था। एक लाया गया था राजद्रोह, जो ये सभा बना रहे थे ना, राजद्रोह सभा, उनको रोकने के लिए कानून लाया गया था 1908 के अंदर। एक लाया गया था न्यूज़पेपर अपराध प्रोत्साहन, जो न्यूज़पेपर के क्या करें, जो अपराध को प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके लिए। एक लाया गया था भारत रक्षा अधिनियम जो लाया गया था वो 1915 के अंदर लाया गया था। तो इस तरीके से वो क्या है, बहुत सारे लॉज बनाती है ताकि इनको रोका जा सके। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, इसका प्रभाव और इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव लेकर आए और क्या जो है वो ये नेगेटिव लेकर आते हैं इंडिया के अंदर। कोशिश तो इन्होंने बहुत की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे ये योगदान की। अगर हम बात करें इनकी, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पॉजिटिव की बात करें तो इनकी पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट यही है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स जो है ना उनकी आंखें खोल दी। ये बताया उनको अपनी क्रांतियों के माध्यम से कि अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं। अगर तुम हमें कमज़ोर समझते हो, अगर तुम हमें वीक समझते हो, तो हम वीक नहीं हैं। हमारे अंदर बलिदान की भावना है, क्योंकि हमने जैसे देखिए अभी जितने भी क्रांतिकारी हुए वो क्या है, ब्रिटिशर्स को मार देते थे, गोली मार देते थे, लेकिन फिर बाद में उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। कोई भी ऐसा शायद नहीं बचा होगा जिसने किसी को गोली मारी और उसको हैंग ना किया गया हो, सभी को फांसी। तो वो क्या है, वो एक बलिदान है, वो एक देशभक्ति की भावना है। तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारे अंदर देशभक्ति है, हमारे अंदर राष्ट्रवाद है और हम अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। बलिदान की भावना हमारे अंदर है। राष्ट्रीयता का विकास इससे हुआ, लोगों के मन में जो है उनके प्रति एक भावना जागृत हुई। लोग भी क्या हुए, एक इस चीज़ से प्रभावित हुए, ठीक है। उन्होंने भी फिर इसमें आगे योगदान देंगे वो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। समाजवादी आदर्श जो है उनको लेकर इन्होंने काफ़ी योगदान जो है वो देते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या है याद रखनी है कि किस तरीके से इनका जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो पड़ा था। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो अपना एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था, उसने इसको एक नई दिशा प्रदान की कि ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है, बलिदान की भावना को जागृत किया, मैंने बता दिया आपको। और ब्रिटिश और हालांकि जो है, अगर देखो आंदोलन को क्या है, ब्रिटिश दमन का सामना करना पड़ा, ब्रिटिश ने दमन किया, लेकिन इसने भारतीय जनता को ब्रिटिश के खिलाफ प्रेरित होने के लिए और उनको संगठित होने के लिए क्या एक भूमिका अदा की। लेकिन इनके नेगेटिव्स क्या हैं? देखो नेगेटिव ये है कि इनकी कमियां थी, क्योंकि सफल नहीं हो पाई। जो उनका मेन उद्देश्य था ना ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकना, वो इनका पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इनका एक सामाजिक आधार व्यापक नहीं था। ठीक है, अपनी अपनी एरिया तक ये थे, जैसे महाराष्ट्र में अलग चल रहा है, बंगाल में अलग चल रहा है, इकट्ठे तो नहीं थे ना। इकट्ठे हो जाते तो शायद उखाड़ भी फेंकते। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा, इनके पास कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी, वही है कि एकत्रित मतलब एक केंद्रीय संगठन नहीं था इनके पास। फिर इनके पास साधन ही नहीं थे भाई, सीमित साधन थे। इनके पास हथियार नहीं थे, हथियारों के लिए तो इनको लूटपाट करनी पड़ती थी, डकैतियां करनी पड़ती थी, वो भी नहीं थे। अगर वो होते तो शायद कुछ और हो जाता। उसके बाद अगर हम देखें तो हिंसा भी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि इंसल्ट कर दी तो इंसल्ट करने पर हिंसा पे उतर आई। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा उनकी कमियों के अंदर देखने को मिलता है। और सेकंड है, ये जनता को पूरी तरीके से शामिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि वो मारते थे तो फिर उनको ऐसा कि सीधा हिंसा ही कर रहे हैं। तो बहुत बड़े स्तर पर जनता को अपने अंदर ये शामिल जो है वो नहीं कर पाए। तो ये उनके पॉजिटिव्स थे और कुछ इनके नेगेटिव्स थे, जो मैंने आपको बता दिया। तो आज का अपना यही टॉपिक था, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरीज के बारे में। आंदोलन जो वैसे वो करते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन जो करते हैं, उस चीज़ के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, तो मैंने सिंपल वे में आपको इसको समझाया। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।